हम लोगों ने मौर्य और मौर्योत्तर काल समाप्त कर रखा है और अब हम आज बात करने वाले हैं गुप्त काल पे। और इस साल की पहली क्लास होने वाली है। इसका टाइम पीरियड जो है वो 275 टू 319 एडी के आसपास रहा है। इनका जो संस्थापक माना जाता है वो श्रीगुप्त रहा है। इनकी जानकारी का स्रोत क्या क्या है? अभिलेखों से मिलती है, सिक्कों से मिलती है, साहित्य से मिलती है और विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त होती है। जो गुप्त या वल्लभी संवत चलाया गया था, जिसका उल्लेख अलबरूनी ने भी किया, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलवाया गया था, जिसका टाइम पीरियड 319 से 335 तक का शासन था। या अगर कहीं आपको डिस्टर्बेंस होती है तो आप इस टाइम पीरियड को यानी कि 319 से 350 एडी तक के शासन पे जो है कि टिक कर सकते हैं। चंद्रगुप्त के बाद जो है शासक बना वो समुद्रगुप्त। टाइम पीरियड उसका 350 से 375 एडी रहा। चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य 375 से 415 एडी तक रहा। रामगुप्त जो विवादित है कि है या नहीं था शासक, इसके बारे में जो है कि थोड़ी कन्फ्यूज़न चलती है, पर इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो शासक हुआ कुमारगुप्त फर्स्ट, इसका टाइम पीरियड है 415 455 एडी तक। इसको सक्रादित्य भी कहा जाता है। सबसे अधिक शासन जो है कि वर्ष में इसी का रहा। और इसके बाद स्कंदगुप्त, जिसको क्रमादित्य कहा जाता है, 455 से 467 एडी के आसपास सबसे कम टाइम पीरियड इसका रहा। और इसके बाद इसके उत्तराधिकारी जो कि 467 से 550 एडी के आसपास रहे, जिसमें बुद्धगुप्त रहे, भानुगुप्त रहे और नरसिंहगुप्त, जिनको कि बालादित्य भी कहा जाता है। देखिए, जो घटोत्कच गुप्त है, इसको जो है कि कुछ लोग संस्थापक बताते हैं, श्रीगुप्त को नहीं बल्कि घटोत्कच गुप्त को। कैसे इसका प्रभाव मिलता है? जो इसकी पत्नी थी प्रभावती गुप्ता, इसका जो पूना ताम्रलेख है प्लस स्कंदगुप्त का स्कंदगुप्त का जो सूबिया लेख है, ये दोनों जो है कि मिलकर बताते हैं कि घटोत्कच मूल रूप से गुप्तों का संस्थापक रहा। गुप्तों की जाति के संबंधी विचार बहुत हैं, जो कि इन पे जाति को लेकर इनकी मतैक्यता है, विभिन्नता है, बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। तो शूद्रों के संदर्भ में, यानी कि जो गुप्तों को शूद्र कह रहे हैं, उनमें केपी जायसवाल का नाम सबसे ऊपर है। वो कहते हैं, जैसे एक ग्रंथ है कौमुदी महोत्सव, इसे वज्जिका या किशोरिका ने लिखा। नाटक में कथानक जो है चंद्रसेन, इसको चंद्रगुप्त से जोड़ा गया है और इसे कारस्कर कहा गया। और कारस्कर का अर्थ होता है शूद्र। ठीक है। व्याकरण ग्रंथ जो चंद्रकोमिन है, इसमें लिखा गया है अजर्यते जर्णो हुणान, यानी कि इसे जाट कहीं कहीं भी संबंधित किया गया है। वैश्य के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है वो रोमिला थापर का इस पर जो है कि, और आर एस थापर और आर एस शर्मा और अल्तेकर इस पर जो है कि अपने विचार व्यक्त करते हैं कि वो वैश्य था। विष्णु पुराण से भी जो हमें जानकारी मिलती है वो वैश्य की ओर इशारा करती है। वो कहते हैं कि शूद्र दास उपनाम लगाएंगे, वैश्य गुप्त उपनाम लगाएंगे, ब्राह्मण शर्मा लगाएंगे और क्षत्रिय वर्मा लगाएंगे। जैसे ही वैश्य गुप्त लगाएंगे, यहाँ से चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और एक चीज़, आपको तमाम चीज़ें मैं आपको नीचे बताऊँगा, पर जब भी आपको प्रश्न में हल करना होगा कि वो किस जाति से संबंधित थे, तो आप वैश्य की तरफ ही जाएंगे। यू हैव टू टिक वैश्य। ठीक है। वैश्य एज अ कास्ट की गुप्तों की जो जाति थी वो क्या थी, तो वैश्य लगाएंगे आप। क्षत्रिय के संदर्भ में जो परवर्ती गुप्त शासक रहे वो चंद्रवंशी या सोमवंशज कहे जाते हैं। इला देवी के संबंधी, इला देवी जैसे कि अकबर कुछ मामले में जो है कि इलाहाबाद जब उसने नाम रखा और आसपास जब किला बनाया, तो लोगों ने ये भी पूछा कि वो हिंदू ना होके बल्कि इस्लामिक नाम है। इस पर जो कि चर्चा हम बाद में कभी करेंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। बहरहाल इला देवी के संबंधी थे। इला देवी को मनु की बहन और कहीं कहीं इनकी पत्नी भी कहा जाता है। देखिए, ब्राह्मण को लेके जो इनका विचार है वो क्या कहते हैं कि इनका जो गोत्र का मतलब होता है, गोत्र का मतलब होता है धारण करना, कोई ऐसी चीज़ तो धारण करना। और इस धारण करना को स्कंद पुराण भी कहता है कि गोत्र धारण करने की चीज़ है। तो धरणी से निकला है, यह बात कौन कह रहे हैं? HR चौहान कह रहे हैं। दरभंगा के पंचोब या संक्षोभ खोहलेख से कहते हैं कि गुप्त नरेश अर्जुन के वंशज थे। जो महाभारत में कैरेक्टर हैं अर्जुन, उनके वंशज इनको बताया जाता है। जावा जो कि साउथ ईस्ट एशिया के आसपास की बात कर रही है, वहाँ पे जो तंत्रिका मंदक, ये 12वीं सदी का ग्रंथ है। इसमें जो है कि ऐश्वर्यपाल नामक व्यक्ति कहता है कि मैं समुद्रगुप्त का वंशज हूँ और मैं सूर्यवंशीय क्षत्रिय हूँ। यहाँ से भी क्षत्रिय होने का प्रमाण मिलता है, पर कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। और जो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे वो मनु के पुत्र होम के वंशज थे।
और इसका जो उल्लेख मिलता है वो अयोध्या या साकेत के अभिलेख से मिलता है, जहाँ से कि हमें इक्ष्वाकु वंश की भी जानकारी मिलती है। वैवाहिक संबंध इनके ब्राह्मणों से थे। किनके? गुप्तों के जो वैवाहिक संबंध थे वो ब्राह्मणों से थे। तो चंद्रगुप्त जो फर्स्ट था इनका शासक, उसका विवाह कदम वंश की कन्या से हुआ था और कदम वंश का जो संस्थापक था वो मयूर शर्मन माना जाता है। इसने 18 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। मैंने आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में बता रखा है पिछली क्लासेस में भी कई बार कि जो शक्तिशाली राजा होता था वो एक यज्ञ करता था और यज्ञ के दौरान एक घोड़े को छोड़ता था मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता था वह क्षेत्र ऐसा मान लिया जाता था जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा छोड़े गए घोड़े को रोक नहीं लिया जाता था। और जो व्यक्ति घोड़े को रोकेगा उससे यज्ञ करने वाले राजा की जो है कि युद्ध होगा और तब डिसाइड होगा कि कहाँ तक का क्षेत्र है। वैसे ही माना जाता है कि ये जो घोड़ा है ये जिन भी क्षेत्रों में जाएगा यज्ञ करने वाले राज्य के जो राजा होंगे उनके क्षेत्र पर उसका अधिकार हो जाएगा। जो मयूर शर्मन है इनके बारे में कहा जाता है कि कौटिल्य की प्रकृति का रूढ़िवादी ब्राह्मण था। और एक बात ध्यान रखिए, कदम वंश में का जो शासक था काकुत्स वर्मा, इनके दरबार में कालिदास जो है कि विचरण करने या यहाँ पे इनका दौरा हुआ था। वाकाटक नरेश जो है रुद्रसेन सेकंड या विंध्य क्षेत्र में शासन करता था और वाकाटक का जो संस्थापक है वो प्रवरसेन फर्स्ट है। प्रवरसेन फर्स्ट ने भी 4 अश्वमेध यज्ञ करे थे। प्रवरसेन सेकंड जो हुआ इसके दरबार में कालिदास रहा करते थे और प्रवरसेन सेकंड ने क्या लिखा? सेतुबंध यानी कि लंका विजय। जब प्रभु श्री राम रावण को मारकर लंका विजय कर रहे थे उस पर जो है कि प्रवरसेन सेकंड का जो है कि ये कृति है सेतुबंध, यह वैदर्भी शैली में लिखा गया है। इसके जो जानकार या एक्सपर्ट के रूप में जाने गए वो रहे कालिदास, और कालिदास की जो कालजयी रचना है वह है मेघदूत। ध्यान रखिए जो रामगुप्त के बारे में हम पढ़ रहे थे ना कि इनके बारे में चर्चा है कि थे कि नहीं थे, तो इनकी ऐतिहासिकता के बारे में बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न पूछ जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ लोगों का नाम दे रहा हूँ और उनकी रचनाओं का नाम दे रहा हूँ, ये भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन में मिल जाएंगे। देवी चंद्रगुप्तम जो है उन्होंने लिखा विशाखदत्त ने, हर्ष चरित लिखा बाणभट्ट ने, हर्ष चरित टीका लिखा शंकर आर्य ने, काव्य मीमांसा लिखी राजशेखर ने, श्रृंगार प्रकाश लिखा भोज ने, मजमत उत तवारीख लिखा अबुल हसन ने। इन सब में भी रामगुप्त के होने की कहीं न कहीं प्रमाण मिलते हैं। एक और बात, जो कुमारगुप्त था इसके बिलसठ स्तंभ अभिलेख में इसे चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी की संतान, किसे? रामगुप्त को। कुमारगुप्त के बिलसठ स्तंभ अभिलेख में रामगुप्त को चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी की संतान कहा गया है। विक्रमादित्य के सांची लेख में उसका नाम देवगुप्त बताया गया है। ये किसके बारे में बात हो रही है? रामगुप्त के बारे में बात हो रही है। ठीक है, भिलसा और एरण लेख से रामगुप्त की तांबे की मुद्राएं मिली हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से कोई ना कोई जो है कि शासक रहा होगा। हालांकि इस पर जो है कि इतिहासकारों की मत का एक नहीं है और वो कहते हैं कि यह कोई स्थानीय शासक था जो कि वहाँ पर तांबे की मुद्रा चलाया करता था। लेकिन सिर्फ बात यही समाप्त नहीं होती। राष्ट्रकूट लेख जो हैं जिनमें संजन, कांबे और सांगली, इनमें जो संजन लेख है वो अमोघ वर्ष का है। जो शासक अमोघ वर्ष रहा उसका लेख है संजन, और कांबे तथा सांगली जो लेख है वो गोविंद फोर्थ की है जिसे सांग भी कहा जाता है। इन तीनों में यानी कि संजन में, कांबे में और सांगली में रामगुप्त नाम के शासक की चर्चा है। एक और बात रखिए, दुर्जनपुर से मिले जैन लेखों में भी रामगुप्त नाम के शासक की चर्चा मिलती है। तो निश्चित रूप से रामगुप्त रहा है। कहीं न कहीं ऐतिहासिकता छेड़छाड़ करी गई है या नहीं करी गई है, आपको जानकारी यहाँ पर मिल गई है। प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट